गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास है इंट्रो क्लास। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग ये देखेंगे कि सेट कहते किसको है, मतलब डिफिनीशन ऑफ सेट्स और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सेट्स। पूरे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, या क्या क्या पढ़ना है, तो एक नज़र इस पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे डिफिनीशन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसको भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है, डिफिनीशन ऑफ सेट्स। उसके बाद सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है। एक को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, उसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म भी, ठीक है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग देखेंगे इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को ही वाइड सेट या नल सेट कहते हैं। फिर आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स किसको कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग फिर देखेंगे। इसके बाद है सो सबसेट्स, प्रॉपर सेट्स एंड सुपर सेट्स। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स, ठीक है। ये इंटरवल्स फिल्म का इंटरवल नहीं है, ठीक है। मैथ में इंटरवल्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स क्या होता है, कितने तरह का होता है, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आता है वेन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या होता है, तो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होते हैं। इसके बाद आएगा साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसका कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है, ऐसा नहीं सोचिए कि ये सिर्फ 11th में ही काम आएगा। 12th में भी आप इसको जब मैथ पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन वहां पे जरूरत पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा, 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो इसका यूजेज है, ठीक है। और चैप्टर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट अगर अपने आप को कीजिएगा तो बहुत आराम से समझ में आता है और इसके प्रॉब्लम्स आप खुद ब खुद करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं डिफिनीशन ऑफ सेट्स। तो डिफिनीशन ऑफ सेट्स में सेट कहते किसको है, सेट होता क्या है। तो सेट का हिंदी होता है ना समुच्चय, ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है उसको हम लोग सेट कहेंगे। तो सिंपल सा बात क्या है कि ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन करने जा रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि सेट का जो डिफिनीशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। तो यहां पर डिफिनीशन में आपको दो बात इंपॉर्टेंट है। एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए और दूसरा क्या है, वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि वेल डिफाइंड क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको क्या समझना है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन आप करने जा रहे हैं, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करने आप जा रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके डिफिनीशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से, इसको भी आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ डिफिनीशन आप नोट कीजिए, ये आगे हम सारा कुछ लिखा देंगे, बस यहाँ पे ये समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं और हम किसी एक बच्चा को बोले कि आप जो है ना ऑड नेचुरल नंबर्स बताइए लेस देन 10,
ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लास में हम सुरेश से पूछें कि सुरेश 10 से कम, 10 से कम जो नेचुरल नंबर है वो भी कैसा नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। सब लोग जानते हैं नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या क्या आप करेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, ये बात सब लोग को समझ में आ रहा है कि क्लास में अगर हम सुरेश से पूछें कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर्स मेरे को बताइए, तो सुरेश है सो ये सारे नंबर को लिख करके दिखाए। मनोज से अगर हम पूछें कि मनोज आप भी हमको बताइए 10 से छोटा 10 नेचुरल नंबर्स को, 10 से छोटा नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स को आपको लिख करके बताना है, तो मनोज क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, अगर हम सुरेश से पूछे बोले कि ऑड नेचुरल नंबर्स मेरे को 10 से छोटा लिख करके बताइए, तो वो भी है सो 1 3 5 7 9 लिख के बताए। मनोज से अगर हम पूछ रहे हैं कि आप ऑड नेचुरल नंबर्स बताइए 10 से छोटा, तो वो भी है सो 1 3 5 7 9 लिख के बता रहे हैं। यह क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे से हम बोले कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर हमको लिख करके बताइए, तो सारे स्टूडेंट है सो इसी नंबर को लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड नेचुरल नंबर्स का जो डिफिनीशन है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो वेल डिफाइंड समझ में आया सब लोग को कि जितने भी सारे क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं सबसे अगर कहा जाए तो सब लोग है सो इसी नंबर को लिख रहे हैं 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना सब लोग को समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ ये क्या है, वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा बात, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे आपको कहा गया कि बताइए 5 टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 5 टैलेंटेड एक्टर्स का नाम बताइए। सुरेश को हम बोले कि सुरेश आप अपनी कॉपी पे इंडिया के 5 टैलेंटेड एक्टर्स का नाम लिख करके बताइए। तो वो क्या किए, वो है सो शाहरुख खान लिख दिए, उसके बाद वो सलमान खान लिख दिए, ठीक है, वो है सो आमिर खान लिख दिए, ठीक है, वो है सो अमिताभ बच्चन लिख दिए, ठीक है, वो है सो शाहिद कपूर लिख दिए। तो सुरेश को जब हम बोलते हैं तो वो अपनी कॉपी पे 5 एक्टर का नाम जो है इस तरह से लिख दिए। इसी क्वेश्चंस को क्योंकि क्लास में सारे बच्चे को कहा गया, तो मनोज क्या करते हैं कि वो अपने कॉपी में क्या लिखते हैं, अमिताभ बच्चन, ठीक है, आयुष्मान खुराना, ठीक है, शाहिद कपूर, समझ में आ रहा है बात, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, सुरेश को जब हम बोले कि 5 टैलेंटेड एक्टर्स का नाम बताइए इंडिया का, तो वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और शाहिद कपूर का नाम लिखे। जबकि हम मनोज को बोले कि आप इंडिया के 5 टैलेंटेड एक्टर्स का नाम बताइए, तो वो क्या लिखे, अमिताभ बच्चन, ठीक है, आयुष्मान खुराना, ठीक है, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। अब यहां पे क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। मेरा बस समझाने का ये मकसद था
कि आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि वेल डिफाइंड होता क्या है। तो वेल डिफाइंड में हम आपको क्या बताएं कि उसका जो डिफिनीशन है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। उसका जो डिफिनीशन है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। इतना सब लोग को समझ में आ गया। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेट का डिफिनीशन हो गया। अब जैसे इसी में किसी स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब जिस बच्चा को हम बोलेंगे कि प्राइम नंबर्स का हमको कलेक्शन बताइए, वो भी लेस देन 10, तो वो क्या लिखेंगे। अगर सुरेश से हम पूछते हैं तो वो भी लिखेंगे 2, 3, 5, 7, ठीक है। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अगर हम मनोज को बोलेंगे तो वो भी क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7। बताइए, सभी की क्लास के किसी भी स्टूडेंट से अगर हम बोले कि आप 10 से छोटा प्राइम नंबर्स लिखिए तो सारे स्टूडेंट है सो यही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके डिफिनीशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके डिफिनीशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड। अब दूसरी बात को समझिए, कोई भी, अब ये तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सेट के फॉर्म में लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, पहला बात, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। दूसरा, अब इस सेट को कोई नाम देंगे, तो नाम देंगे तो सेट को जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो जनरली क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रहेगा। तो देखिए, अब यहीं से आपको समझ लेना है। सबसे पहला बात आपको क्या बताएं कि सेट में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा बात हम आपको क्या बताएं, जो ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हम आपको क्या बताएं कि पर्सन टू पर्सन उसका डिफिनीशन वेरी नहीं करना चाहिए, उस डिफिनीशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। तो ये हम आपको वेल डिफाइंड बताएं। इसके बाद फिर क्या बताएं कि सेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम आपको क्या बताएं कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हर ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, कॉमा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन आप किए, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन किए, इसको सेट में हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए, या क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट ए। इतना सब लोग को याद रहेगा। इसको सेट में हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट ए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट ए। ये बात सबको समझ में आ गई। तीसरा बात जो है कि ये जो एलिमेंट है सेट का जो एलिमेंट है वो पर्सन भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है। जैसे इसी को आप ऐसे समझ लीजिए, हम आपसे बोलते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सब सारे बच्चे जानते हैं कि वॉवेल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए और कैपिटल लेटर से कोई नाम दे दिए, ए बी सी डी, तो ये क्या कहलाएगा, अब सेट कहलाएगा। दूसरा, डिफरेंट तो होना ही चाहिए, रिपीट किसी नंबर का या पर्सन का नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में ही लिखिए। अब किसी बच्चा को हम बोलते कि बताइए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, ई को पहले लिख देते हैं, ओ लिखते हैं, आई लिखते हैं, ए लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो ये भी आपका सेट कहलाएगा। यानी कि एक और इंपॉर्टेंट बात आपको सीखने को मिला कि सेट में जो
मेंबर्स या एलिमेंट्स को आप लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही होना चाहिए, हाँ रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब लोग को ये बात सबको समझ में आ गया? तो ये सब लोग नोट कर लिए थे ना? तो यहां तक सब लोग कर लिए थे। अब जितना बात हम आपको समझाए हैं ना, उसी को लाइन बाय लाइन हम लिखा देते हैं। सबसे पहला बात हम आपको क्या समझाएं कि सेट्स जो है वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, ये सब लोग को समझ में आ गया। दूसरा बात हम आपको क्या बताएं कि सेट को जनरली रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ए बी सी, समझ में आ रहा है? सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा सेट में जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, कि उस सेट का वो क्या होगा, मेंबर्स होगा या एलिमेंट्स होगा। क्या कहा जा रहा है कि दी ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू ए सेट। अब यहां पे देखिए एक टर्म आ रहा है बिलोंग्स टू। ठीक है, यहां पे देखिए हम लिखे बिलोंग्स टू। अब ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? ये हम लोग आए दिन रोजमर्रे की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे बोलचाल के में हम लोग क्या बोलते हैं ना कि मिस्टर एक्स जो है ना वो फलना पार्टी से बिलोंग्स करता है। हम किसी पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो मिस्टर एक्स जो है फलना पार्टी से बिलोंग्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पार्टी का वो सदस्य है, उस पार्टी का वो मेंबर है। नहीं, हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सुरेश जो है ना सिन्हा फैमिली से बिलोंग्स करता है। अब उस पर्टिकुलर मोहल्ला में सिन्हा जी का नाम होगा, सब लोग जानते होंगे, तो भाई वो जानते हो सिन्हा फैमिली से बिलोंग्स करता है। समझ में आ रहा है? तो बिलोंग्स का मतलब क्या हुआ कि उसका वो सदस्य है, मेंबर है। इतना बात सब लोग को समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स कैन बी एनी नंबर्स पर्संस अल्फाबेट। ये भी हम आपको बताते हैं कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो क्या क्या हो सकता है? नंबर्स भी हो सकता है, पर्संस भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकता है। इसी में फुल स्टॉप के बाद लिख लीजिए कि these sets are represented by listing all elements in curly brackets and separated by comma। हम अभी आपको क्या बताएं कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आप करते हैं उसको आपको कैसे लिखना है? करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और हर एलिमेंट को सेपरेट मतलब अलग जो करते हैं कॉमास दे करके करते हैं। The sets are represented by listing all elements in curly brackets and separated by comma। हम लोग कॉमा दे करके अलग करते हैं। फिर एक चीज और बताए बिलोंग्स टू के बारे में। अब बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है, जैसे आप इसको पहले समझ लीजिए। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि 10 से छोटा प्राइम नंबर बताइए। तो 10 से छोटा प्राइम नंबर जो मेरा होगा वो आपका होता है 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये 10 से छोटा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब यहां पे 2 जो है ए का एलिमेंट है, तो इसको सेट थ्योरी में मैथ के भाषा में हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए। हम क्या बोले, सबको समझ में आया? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है ए का एलिमेंट है। अगर हम बात करें 9 के बारे में, तो 9 तो ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग मैथ में इस तरह से लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल दे करके उसको बीच से काट देते हैं, तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, 9 जो है ए का मेंबर नहीं है। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? 2 इसका एलिमेंट था, तो इसको मैथ में हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए। 9 है सो इसका मेंबर या एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसको भी आप नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी राइट, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। यहां पे लिख भी दिए हैं, क्या पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है इसको हम लोग कहेंगे बिलोंग्स टू। फुल स्टॉप के बाद फिर हम आपको क्या बताएं
कि अगर कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट उसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं कि स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू को लिख करके आप काट दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे एक एग्जांपल समझिए फिर, जैसे ए है सो मेरा प्राइम नंबर, ए मेरा प्राइम नंबर है, कितना 10 से छोटा, तो 10 से छोटा मेरा प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब कोई भी बच्चा, मतलब क्लास में हम बोले कि 10 से छोटा प्राइम नंबर लिखिए, तो एक स्टूडेंट इस तरह से लिखे और एक दूसरा स्टूडेंट जो है इस तरह से लिख रहे हैं। सबसे पहले वो 5 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 7 लिखे और इसके बाद है सो 2 लिखे। बताइए दोनों अपने अपने जगह पे सही है या गलत है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भी तो प्राइम नंबर का ही कलेक्शन है जो कि 10 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइम नंबर का कलेक्शन है 10 से छोटा। अभी बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ, बट ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो हम कहेंगे इट इज ए सेट। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि बी मेरा एक नंबर ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, नंबर का कलेक्शन है आपका 1 2 5 2 और 3, ये भी तो नंबर का कलेक्शन है, ये भी तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको भी तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं, तो क्या ये सेट होगा, क्या इसको हम सेट कहेंगे, तो इसको सेट नहीं कहेंगे। क्यों, आपको डिफिनीशन में बताए थे कलेक्शन तो ऑब्जेक्ट का होना चाहिए बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। यहां पे क्या हुआ, 2 है सो 2 टाइम्स आ गया, यहां पर क्या हो गया, 2 जो है 2 टाइम्स आ गया, इसीलिए इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो आप पहचान लेंगे कि कब किसी को हम सेट कहेंगे और कब किसी को सेट नहीं कहेंगे। तो ये है सो आपका सेट नहीं है। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यहां पे आपको कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर हम सारे स्टूडेंट को क्लास के बोले कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिख करके बताइए, तो कोई भी नाम दे देंगे सी, और पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जा रहा है तो जीरो तो होगा नहीं, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है। तो जितने भी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं सारे लोगों को कहा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिखिए, तो सभी लोग यही नंबर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिफिनीशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वेल डिफाइंड है, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किए, तो ये सेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये सेट है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये सेट है, इट इज ए सेट। एक और एग्जांपल लिखते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सक्सेस जोन। अब बताइए कि ये सेट है या नहीं है। तो सक्सेस जोन में पढ़ने वाले जितने भी सारे बच्चे हैं सारे का कलेक्शन। अब मान लेते हैं कि कोई सुरेश हैं, उनको हम, वो भी सक्सेस जोन में पढ़ते हैं, तो उनको बोलें कि आप ना सक्सेस जोन में जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसका आप लिस्ट बनाइए। क्यों भाई, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है तो एक ही जगह करना है, ठीक है, तो वो लिस्ट बनाए। मनोज को भी बोले कि आप भी है सो लिस्ट बनाइए सक्सेस जोन में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट को, तो क्या दोनों का लिस्ट डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सक्सेस जोन, तो ये वेल डिफाइंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये सेट है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि इट इज ए सेट। क्यों ऐसा, बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सक्सेस जोन इज वेल डिफाइंड। आप पहला जब एक्सरसाइज 1.1 बनाना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये सेट है या सेट नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन बताइए। तो ये सेट है क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सक्सेस जोन वेल डिफाइंड है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बताइए कि अगर सुरेश को बोले कि आप इंडिया के सबसे मोस्ट जो टैलेंटेड राइटर्स हैं उनका नाम लिखिए,
और दिनेश को हम बोलें कि आप भी ऐसो नाम लिखे, क्या दोनों सेम होगा? क्या नहीं। जैसे अभी एक्टर का एग्जांपल हम दिए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भी टैलेंटेड जो वर्ड आ जाए, मोस्ट रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं भी टैलेंटेड जो वर्ड है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपकी नजर में जो टैलेंटेड है हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट की नजर में वो टैलेंटेड नहीं है। आपकी नजर में लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर है, किसी दूसरे की नजर में लगता होगा कि वो अच्छा एक्टर एक्टिंग नहीं करता, वो अच्छा एक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हुआ, ये सेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट ए सेट। क्यों नहीं सेट हुआ? क्योंकि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। अब यहां पर देखिए, आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट जो वर्ड है ये फिर आपका क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब क्यों? जो प्रॉब्लम मैथ का आपसे नहीं बनता है आपको लगता है डिफिकल्ट, लेकिन वही प्रॉब्लम किसी दूसरे साथी आपके दोस्त से बन जाता है तो उसके लिए तो इजी हो गया ना। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता है। दुनिया में कोई भी चीज महंगा नहीं होता है। आपसे नहीं वो प्रॉब्लम बन रहा था, आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, आपसे वही प्रॉब्लम बन जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो कोई सामान आप खरीदने गए तो आपके लिए महंगा हो गया। आपके पास बहुत पैसा है तो उसी सामान को आप खरीदने गए तो आपके लिए सस्ता हो गया। तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स आपका डिफिकल्ट नहीं होता है, दुनिया में कोई भी सामान महंगा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर जो डिफिकल्ट आया ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट ए सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इज नॉट वेल डिफाइंड। आप जो कलेक्शन कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का। तो डिफिकल्ट जो है वो तो वेल डिफाइंड है ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेट नहीं कहेंगे। सबको यहां तक समझ में आ गया? इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि मोस्ट डेंजरस। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सेट है या नहीं है, तो यहां पर जो डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, फिर वही बात, यहां पे मोस्ट रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंजरस एनिमल्स ही सिर्फ रहता ना तो ये भी सेट नहीं कहलाता। आप किसको डेंजरस कहेंगे? आप बोलेंगे कि नहीं सर टाइगर है सो डेंजरस है। नहीं, आप जू चले जाइए, वहां पर टाइगर के साथ जो लोग खाना देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तो उनके लिए तो डेंजरस नहीं है, लेकिन वही आपके लिए डेंजरस हो जाता है। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंजरस जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे कि इट इज नॉट ए सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट डिफाइंड। आपको कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपको हम बोले कि सुरेश एक काम कीजिए, आपकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं सबका नाम लिख करके दीजिए, तो मेरे को एक पेपर पे वो तुरंत लिख देंगे क्योंकि उनको पता है। ठीक है, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अगर हम मनोज को बोले कि मनोज क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं सबका नाम लिख करके मेरे को दीजिए, वो भी दे देंगे। तो क्या नाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्या नाम चेंज होगा? अगर क्लास में मान लेते हैं एक एग्जांपल कि 10 गर्ल्स पढ़ रही हैं, तो सुरेश से अगर हम पूछ रहे हैं तो वो भी है सो 10 ही गर्ल्स का नाम लिखेंगे। मनोज से अगर पूछेंगे तो भी 10 ही गर्ल्स का नाम लिखेंगे। अगर दिनेश से पूछेंगे तो भी 10 ही गर्ल्स का नाम लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो गया कि ये आपका सेट है। इट इज ए सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड। हाँ, अब इसी में अगर हम आपसे बोल दें कि सुरेश द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, सुरेश आपको आपके क्लास में जितनी सुंदर लड़कियां हैं उसका लिस्ट बनाइए। अब उनके नजर में मान लेते हैं कि 4 लड़कियां बहुत सुंदर हैं। अब मनोज को हम बोले कि आप भी लिस्ट बना के दिखाइए। क्या दोनों का जो लिस्ट में नाम होगा सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। पर्सन टू पर्सन अब वैरी करने लगा।
इनको जो लड़की बहुत सुंदर लगती होगी, बहुत अच्छी लगती होगी, हो सकता है दिनेश को अच्छी नहीं लगे, मनोज को अच्छी नहीं लगे। तो यहां पर फिर आपको क्या आ गया, ब्यूटीफुल जो आ गया ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया? यहां पे क्या था, ऑल गर्ल्स, और यहां पे आ गया ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो ब्यूटीफुल्स जो है वो आपका क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा बात? इट इज नॉट ए सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम बता देंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत सारे बच्चे को नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विंस प्राइम, को प्राइम, ये सब अगर नहीं जानते हैं तो फिर उनको दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पहले नंबर सिस्टम बता देंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग डिटेल में करेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चंस में इसको कर लेते हैं जल्दी से। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। आप चाहें तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस आपसे बनता है आप बना सकते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज इन ए वीक बिगिनिंग विथ द लेटर एस। अब यहां पे हम आपसे बोले क्लास के सारे बच्चे को कि आप वीक का वैसे डेज जो लेटर एस से शुरू होता है उसका आप लिस्ट बनाइए। तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट है सो जब लिस्ट बनाने के लिए उनको कहेंगे या बोलेंगे कि आप सेट में रिप्रेजेंट कीजिए, तो वो क्या करेंगे, कोई नाम दे देंगे ए, अभी बताए थे कैपिटल लेटर से, और करली ब्रैकेट के अंदर सैटरडे और संडे, क्योंकि ये भी है सो कैपिटल लेटर एस से स्टार्ट हो रहा है और संडे भी है सो लेटर एस से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास के जितने भी सारे बच्चे हैं यही दो नाम लिखेंगे, कोई तीसरा नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट। तो ये सेट है, आप यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं कि इट इज ए सेट। आप इस तरह से लिख करके छोड़ दिए, यहां से अंडरस्टूड हो गया कि ये सेट है। सेकंड में क्या कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ इंडिया। देखिए अभी हम आपको बताए थे एग्जांपल जब पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे टैलेंटेड आ गया, तो ये सेट होगा क्या, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज नॉट ए सेट। अब क्यों नहीं सेट है, ठीक है, क्यों नहीं सेट है, तो वहां पर एक लाइन रीजन लिख लीजिए कि हियर कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड एक्टर्स इज नॉट वेल डिफाइंड। वहां पे कलेक्शन आप क्या बोल रहे हैं, 10 टैलेंटेड एक्टर। तो टैलेंटेड एक्टर्स जो है, टैलेंटेड जो वर्ड है ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे। थर्ड में क्या कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अभी आपको एग्जांपल बताएं कि आपकी क्लासरूम में जितनी भी गर्ल्स हैं उसका कलेक्शन, तो ये सेट है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। नहीं, इट इज ए सेट कंटेनिंग ऑल गर्ल्स इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड। क्लास में जितनी भी गर्ल्स पढ़ रही हैं उसका कलेक्शन, तो ये सेट होगा। फिर क्या कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 9। अब यहां पर देखिए इवन नेचुरल नंबर्स आपको लिखने के लिए कहा जाए, हम मान लेते हैं कि एक सेट हम बी मान लेते हैं और इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर और वो भी लेस देन 9, तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, बस। अब क्लास के जितने भी सारे बच्चे होंगे सबको अगर हम कहेंगे कि बताइए इसका सेट लिख करके, तो इसी तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि अभी हम बताएं कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा देते हैं। सबको समझ में आ रहा बात? तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।